हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बंगाल न्यायालय अधिनियम या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के ऊपर। ठीक है, सेटलमेंट भी कहते हैं उसके ऊपर, जो 1781 में आया था। और फॉक्स इंडिया बिल और डांडस बिल के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए अगर ये क्या था तो इसके बारे में बस आप जान लीजिए। बहुत छोटे से अधिनियम है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये जुड़े हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, ये किससे जुड़े हैं? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें जो कमियां रह गई थी, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल में हमेशा संघर्ष रहना, बहस रहना, भिड़ंत रहना, उनके अधिकार क्षेत्रों का जो है कि स्पष्टता न होना, इन सब चीज़ों को जो है कि स्पष्ट करने के लिए ये दोनों चीज़ें आई थी। तो जानेंगे ये क्या था। तो आपको थोड़ा सा बता दें कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था कि वो किन क्षेत्रों तक जो है कि जो है कि न्याय कर सकती है। वही फॉक्स इंडिया बिल, चाहे डांडस बिल, ये सारे आए थे 1773 के कमियों को दूर करने के लिए। डांडस बिल तो पारित ही नहीं हो सका, और फॉक्स बिल देखेंगे जो हाउस ऑफ कॉमन तक तो जाता है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड में नहीं जा पाता और वहां से पारित नहीं हो पाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना इसका विरोध किया था। अगर ये बिल पारित हो जाता तो जो कंपनी 1858 में खत्म होती, 1858 में उसके जो है कि शक्ति को खत्म कर दिया जाता, कंपनी को खत्म कर दिया जाता, वो कंपनी 1783 में ही खत्म हो जाती है। और देखेंगे इसी पे जो है कि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स जी जो है कि त्यागपत्र दे देते हैं और फिर बनते हैं पिट जी प्रधानमंत्री, और ये लाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि देखेंगे इसका प्रभाव जो है कि बहुत ज्यादा होता है, और ये कंपनी पे अपने प्रभाव को और मजबूत करती है और प्रशासन में हस्तक्षेप को ये बढ़ाती है। ठीक है, आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए 1781 की कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो भी दोष थी, बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण था, इसको दूर करने के लिए लाया गया था। और दूसरा हम लोग बताएं कि रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम की त्रुटियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति हुई। ठीक, इसकी कमियों को दूर करने के लिए एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति हुई। और इस अधिनियम का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के विषय में अनिश्चितता अंतर्विरोध का अंत करना था। ठीक, क्या जो भी द्वंद्व चल रहे थे, जो बहुत ज्यादा विरोध चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल के बीच, उसको जो है कि स्पष्ट करना था। इस जो है कि समिति की रिपोर्ट के बाद देखेंगे ब्रिटिश संसद में 1781 में एक अनुपूरक अधिनियम पारित किया, जिसे 1781 ईस्वी का बंगाल न्यायालय अधिनियम या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे संशोधन अधिनियम, बंगाल अधिनियम, अनुपूरक अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्या क्या चीजें इसमें हुई थी। चलिए ये चीजें देख लीजिए कि क्यों ये आया। चलिए प्रावधान देखते हैं। तो इसमें देखेंगे 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, उसको दूर करने के लिए देखेंगे इस एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया गया। जो भी क्षेत्र थे कि किस क्षेत्र तक वो अधिकार जो है कि न्याय करेगा। यहाँ पे देखेंगे कलकत्ता के निवासियों और आसपास के जो क्षेत्र थे, उसका जो है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, न्याय कर सकता है। ठीक, और दूसरा देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध उन कार्यों के लिए कार्यवाही नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनके विरुद्ध ऐसा जो है कि न्याय नहीं कर सकता जो एक ऑफिशियल, एक गवर्नमेंट ऑफिसर के जो है कि पोजीशन के तहत उन्होंने किया है, जो कि लीगल है, उसके ऊपर वो कार्यवाही नहीं कर सकता। इसमें ये चीजें लाई थी। ठीक, आपको हमने बताया कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद द्वारा किए गए कार्यों पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जो ये गवर्नर जनरल था, जो ये गवर्नर जनरल बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर से, इसकी जो परिषद थी 4 सदस्य थे, बारवेल, फ्रांसिस, मॉनसन। तो ये जो थे, इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उस पर कोई न्यायालय का नियंत्रण नहीं होगा। गवर्नर जनरल हाउस की परिषद द्वारा किए जाने वाले शासकीय कार्य, परिषद जो शासकीय कार्य करेगा, जो उसकी परिषद करेंगे कार्य, उसके ऊपर भी जो कि न्यायालय को सीमित शक्तियां, ठीक है, लिमिटेड पावर होंगी उसमें हस्तक्षेप करने की। कंपनी के न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध गवर्नर जनरल उसकी परिषद को अपील सुनने का अधिकार दिया गया। ठीक, कंपनी का जो न्यायालय था, उसमें जो भी निर्णय लिया जाता था उसके विरुद्ध गवर्नर जनरल उसकी परिषद जो है कि सुन सकती थी अपील, अगर कोई अपील लेके आया तो। ठीक है, कंपनी के न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए उसके क्षेत्र को कोलकाता के निवासियों तक ये सीमित कर देता है।
ठीक, ये इसके प्रावधान थे। तो ये आपका 1781 का न्यायालय अधिनियम था, बंगाल न्यायालय अधिनियम, जिसके ये प्रावधान थे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं डॉन्डस बिल का, जो कि अप्रैल 1783 में आता है। ये बिल बनता तो है लेकिन पारित नहीं हुआ। ठीक है, ये बिल बनता था लेकिन इतना ज्यादा अंतर विरोध हो गया कि इसे पारित नहीं किया गया, क्योंकि ये विरोधी दल के सदस्य होते हैं। ठीक, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कर्मचारियों को वापस बुलाने का अधिकार देने के उद्देश्य से तत्कालीन विपक्षी दल के सदस्य जो होते हैं डॉन्डस ने अप्रैल 1783 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे डॉन्डस विधेयक कहते हैं। ठीक, अपने जो प्रस्तुत किया इसे डॉन्डस कहते हैं। लेकिन ये विरोधी दल के थे और बहुमत का जो की अभाव था, मेजोरिटी नहीं थी, और देखेंगे ये जो विधेयक था वो पारित ही नहीं होता है। ठीक, बनता तो है लेकिन ये पारित ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉन्डस से ही प्रेरित होके डांडिस जो कमियों को दूर करना चाहते थे, जो सुधार करना चाहते थे कंपनी के प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में, उसी से प्रेरित होके लाते हैं फॉक्स इंडिया बिल। ठीक, नवंबर 1783 में। ठीक है, ये बिल लाते हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं इसमें क्या था। तो ये जो बिल है फॉक्स इंडिया बिल, इसका जो प्रस्ताव था किसने तैयार किया था? बर्क। ठीक है, एडमंड बर्क और फिलिप फ्रांसिस इसके प्रस्ताव को तैयार करते हैं। और देखेंगे ये किससे प्रेरित थे? तो डॉन्डस से। ठीक, और इसमें जो महत्वपूर्ण लोग थे वो फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, और ये चाहते थे कि ये जो संयुक्त मंत्रिमंडल है इस संबंध में कुछ प्रयास किए जाए, ये प्रयास हो, कुछ सुधार हो। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का इतना ज्यादा विरोध होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली बार इतना ज्यादा विरोध होता है किसी ब्रिटिश सरकार जो है कि इस टाइम देखेंगे किसी भारतीय मामले पे गिर जाती है पहली व अंतिम बार। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये जो विधेयक है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पारित हो जाती है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है कि ये पारित नहीं होती, और यहाँ पे इसको निरस्त कर दिया जाता है। और अगर ये फॉक्स बिल पारित हो जाती तो जो कंपनी 1858 में समाप्त होनी थी, राजनीतिक शक्ति उसकी 1858 में समाप्त होनी थी, वो 1783 में ही समाप्त हो जाती। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की इतना पुरजोर विरोध हुआ कि फॉक्स इंडिया बिल पारित नहीं हो पाता। और इसी से देखेंगे फॉक्स जी और लॉर्ड नॉर्थ जो थे, नॉर्थ जी क्या करते हैं कि 18 दिसंबर 1783 को ये लोग इसी के उसमें त्यागपत्र दे देते हैं, अपने पद से क्या देते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं, और शासक फिर बनते हैं, यानी कि अगले प्रधानमंत्री बनते हैं जनवरी 1784 में पिट जी। ठीक, पिट जो है कि प्रधानमंत्री बनता है। और ये पहला वो अंतिम अवसर था जब कोई ब्रिटिश सरकार भारतीय मामले में गिर जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे ये था फॉक्स इंडिया बिल, जो कि चाहती थी सुधार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता है। और फिर जब पिट्स महोदय आते हैं तो वो अपने प्रभाव को और अधिक कंपनी पे मजबूत करते हैं, और कंपनी के प्रशासन में ये हस्तक्षेप बढ़ाते हैं। ठीक, तो अगला जो वीडियो होगा वो हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पे होगा, जिससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। आशा करते हैं आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसी और भी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।